वेलकम टू द टीम आईएएस। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग फिर से आ चुके हैं, जो कि है बिहार और कृषि से जुड़ा हुआ, यानी कि बिहार एंड एग्रीकल्चर से कनेक्टेड टॉपिक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स में। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, बिहार जैसे राज्य में ये काफी पिछड़ा हुआ है। तो आइए इसी पे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करते हैं और जानते हैं बिहार में कृषि का पिछड़ेपन। इस वीडियो के द्वारा हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको मेंस के लिए मैक्सिमम पॉइंट्स दिए जाए, जिसका आप उपयोग करके एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो, मैं आपको सिंप्लीफाई बेसिस को बताऊंगी, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं और ये पॉइंट्स को अगर आप चाहें तो अपने सामने एज इट इज उतार भी सकते हैं, लेकिन एज इट इज कभी नहीं उतारना चाहिए, हमेशा अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखने चाहिए। तो मैं इसको सिंप्लीफाई वे से बताती हूँ कि आखिरकार किस तरीके से आंसर लिखा जाए। जब भी आप आंसर्स लिखते हैं तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए क्लियर। जैसे मान लीजिए कि आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है। सबसे पहले आपको क्या कहना है, इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन में क्या देना है, उसकी इंपॉर्टेंस को भी बताते हुए इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है कि खाद्य उत्पादन करने, आजीविका को सहारा देने और गरीबी में कमी लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण बिहार के आर्थिक विकास में कृषि, ये देखिए यहाँ पे कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहने का मतलब ये है, चाहे हम फूड प्रोडक्शन की बात करें या फिर आजीविका वालों को सपोर्ट करने की बात करें या फिर पॉवर्टी यानी कि गरीबी कम करने की बात करें, इस समय क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है, यानी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है या महत्वपूर्ण स्थान रख रही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग बात करें यहाँ पे की गई है एसडीजी। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एसडीजी में 17 गोल आपके दिए गए हैं। इन 17 गोल को अगर आप 2030 तक अचीव करना है तो इसमें भी क्या है, एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग बात किए जाए तो कुछ वर्षों के दौरान बिहार में सकल राज घरेलू उत्पादन यानी कि एस जी डी पी में इस क्षेत्र का लगभग 20% योगदान रहा है। यानी कि स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर बिहार में पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है तो अप्रोक्सीमेटली कितना रहा है, 20%। तो आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के डाटा आप जब एग्जाम में देते हो तो क्या होता है, आपके और अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि ये इंप्रेशन देता है कि हाँ स्टूडेंट इस बातों को जान रहा है और इस बातों को गंभीरता से उसने पढ़ा है, इस बातों की उसके पास जानकारी है। तो अब आते हैं, अगर बात की जाए कि लगभग 88% आबादी ग्रामीण है, बिहार की जो 88% जो पॉपुलेशन है वो कैसी रूरल एरिया की पॉपुलेशन है, और उसमें 50% जो तो आपके क्या है वो कृषि कार्यों में जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2000 में ईयर 2000 में क्या हुआ था, बिहार और झारखंड अलग हो चुका था। इसके बाद क्या है कि जो मिनरल वाला सेक्टर था वो झारखंड में चला गया, और बिहार के पास क्या बचता है, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर बचता है, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड बचते हैं। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास एग्रीकल्चर वाला बच रहा है क्षेत्र, जब मिनरल हमारे हाथ से जा चुका है, तो हमारे जो मिनरल से हो रही इनकम थी वो भी हमारे क्या हो चुकी है, हमारे हाथों से जा चुकी है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना आप लोगों के लिए कि अब हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, एक तरीके से नॉट द मेन सोर्स कहेंगे कि एक मेजर चंक ऑफ द कंट्रीब्यूशन किससे हो रहा है, कल्चर। उसी एग्रीकल्चर में अगर एक पिछड़ापन है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारक है और एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे विचार करना चाहिए। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से जानते हैं कि क्या क्या कारण है जिसके कारण ये पिछड़ापन है।
कारण कई तरीके के होते हैं। कारण किसी में इकोनॉमिकल कारण होता है, सोशल कारण होता है, इंस्टीट्यूशनल कारण होता है, टेक्निकल आपके कारक होते हैं। ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण क्या है, एग्रीकल्चर या कोई भी चीज की अगर बात की जाए उसमें बैकवर्डनेस है या प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्थिक कारक यानी कि इकोनॉमिकल फैक्टर के साथ, यानी इकोनॉमिकल फैक्टर्स के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं चाहूंगी कि आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो क्योंकि काफी अच्छे पॉइंट्स इसमें मैं आपको सिंपल वे में समझा देती हूँ। अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम ऑफ फार्मर्स की, पर कैपिटा इनकम की, ठीक है, प्रति व्यक्ति कृषक आय न्यूनतम है यानी कि लो है, लोएस्ट है यानी कि बहुत कम है, मिनिमम है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके बीज, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर आदि जैसे गुणवत्ता वाले पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाते हैं। कहने का मतलब है इनइक्वेट एक्सेस है किसकी, किन किन चीजों की, क्वालिटी इनपुट्स की। अब क्वालिटी इनपुट्स में क्या होंगे, आपके बीज होंगे, फर्टिलाइजर होंगे, ये सब क्या है, आपके क्वालिटी इनपुट्स है जिनकी यहाँ पे क्या है, बिहार में कमी है। क्लियर, कमी है और साथ ही साथ में लो कॉस्ट में कमी, मतलब अगर मिल भी रहे हैं तो क्या है, वो बहुत हाई कॉस्ट में आपको मिल रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, तो लगभग 85% किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। देखो, ठीक है 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, कंपैरिजन कीजिए बिहार का पंजाब जैसे राज्य से। क्यों, पंजाब जैसे राज्य में हरित क्रांति बहुत हुई, बहुत अच्छे से लागू हुई। तो अगर इस बात पे विचार करें तो उसके दो फैक्टर, एक पॉलिसी मेकिंग, दूसरा पंजाब के किसानों के पास क्या है, या उनमें इतना ज्यादा एग्रीकल्चर कैसे बढ़ गया हुआ कि किसान अमीर कैसे हैं, क्योंकि उनके पास बड़े लैंड है। जब आपके पास बच्चों बड़े लैंड होती है तो आप क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, लेकिन बिहार के पास क्या है, यहाँ पे 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। मुझे बताइए आप मॉडर्न कंबाइंड हार्वेस्टर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जमीन शुरू होने से पहले ही खत्म है। तो ऐसे हैवी मशीनरीज का जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैवी प्रोडक्शन नहीं होगा, और हैवी प्रोडक्शन नहीं होगा तो हैवी इनकम नहीं होगी। क्लियर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद यही है, तो मात्र 4% किसानों के पास ही 4 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की भूमि है, यही तो पॉइंट 3 से कनेक्टेड ही हो गया आपका। क्लियर, इसके बाद बात करी जाए कि फ्रेगमेंटेड लैंड के कारण क्या हो रही है, फ्रेगमेंटेड लैंड्स के कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अब देखिए बैंक लोन जो होते हैं, बैंक नहीं क्योंकि हिंदी में लिखा है इसलिए मैं इंग्लिश वालों के लिए बोल रही हूँ टर्म्स। बैंक लोन क्या होता है, वो भी पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाता है, यानी कि बैंक लोन में भी क्या हो रही है, किसानों को लेने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सिंचाई यानी कि इरिगेशन सुविधाओं में भी समस्या है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। साथ में सकल कृषि क्षेत्र का लगभग 43 भाग वर्षा पे निर्भर करता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स की, इंडिया क्या है, आज में इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड करती है, मॉनसून पे डिपेंड करती है, यानी कि वर्षा पे डिपेंड करती है। मान लीजिए किसी वर्ष में वर्षा ज्यादा हो गई तो भी नुकसान वाली बात है, फसल को नुकसान पहुंचेगा, और कम हुई तो सूखे की स्थिति बनेगी जिससे क्या होगी, आपकी फसल को नुकसान पहुंचेगा। तो दोनों ही केस क्या है आपके लिए, नुकसान वाले ही बातें। तो आप देखिए बिहार की लीची आप सबने खाई है, बिहार की लीची हो, मखाना हो, आम हो, इसकी मांग कहाँ पर है, यूरोपियन बाजार में है। अच्छी बात है, फॉरेन में आपकी लीची, मखाने, आम की डिमांड हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे बच्चों आता है, जब यहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे सोचो वहां पे डिमांड है लेकिन हमारे पास वो सुविधा ही नहीं है कि हम उसको यूरोपियन मार्केट में पहुंचा सकें। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली इसका जो खमियाजा है वो यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ेगा। क्लियर, इसी तरीके से फल सब्जी दलहन इन फसलों की उत्पादकता काफी है, परंतु क्या हो रहा है, यहाँ पे किसानों में
इसको उगाने का उत्साह नहीं है, नकारात्मक है। क्लियर? इसके बाद आप मिट्टी में भी देख लीजिए कि जिंक, बोरॉन, सल्फर की कमी है। ठीक है, और क्या है, जिंक, बोरॉन, सल्फर की कमी है। इसके अलावा अगर एसिडिटी की बात की जाए या अल्कलाइसिटी की बात की जाए या सैलिनिटी की बात की जाए, वो क्या है यहाँ की मिट्टी में बहुत ज्यादा है। क्लियर? इसके अलावा क्या कहेंगे कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे हैं, उसकी भी स्थिति बहुत खराब है, यानी कि पुअर कंडीशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये क्या हो गए, कुछ आपके इकोनॉमिक फैक्टर हो गए। सोशल फैक्टर, कभी कभी मुझसे स्लिप कर जाता है पेन। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स देख पा रहे हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि बहुत सिंपल है, सिंपल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको सिंपल मीनिंग में समझा देती हूँ। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हाईएस्ट है। पॉपुलेशन प्रेशर यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर पे काफी ज्यादा है। और इसी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर प्रेशर के कारण क्या है, पर कैपिटा लैंड होल्डिंग कैपेसिटी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पर कैपिटा लैंड होल्डिंग कैपेसिटी काफी लो है। क्लियर? यही आपका पॉइंट 1 कह रहा है। अब देखिए, पर कैपिटल लैंड होल्डिंग कैपेसिटी बिहार की कितनी है, 0.39 हेक्टेयर से भी कम है, लेस देन 0.39 हेक्टेयर है। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 1.1 हेक्टेयर। तो आप यहाँ पे क्लियर कट कंपैरिजन देख सकते हो कि बिहार की स्थिति कैसी है। अब किसानों में क्या है, अशिक्षा है, पर्याप्त जानकारी यानी कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, और जिसके कारण क्या होता है कि साक्षरता यानी कि लिटरेसी और जागरूकता यानी कि अवेयरनेस की कमी में क्या होता है, अब उन्नत बीज का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम क्या नहीं कर पाते हैं, उन्नत बीज का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा हम कर पाते तो शायद हम अपनी प्रोडक्टिविटी को 3 से 4% बढ़ा सकते थे, 3 से 4% तक की बढ़ोतरी कर सकते थे अपनी प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, तो ये किसके कारक है, ये सामाजिक कारक के कारण हो रहा है, यानी कि सोशल फैक्टर्स के कारण हो रहा है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसका फिर से इंग्लिश स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। प्रॉब्लम क्या है, बिहार से कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो नॉर्थ बिहार है उसमें फ्लड से इफेक्टेड है, और साउथ बिहार जो है वो क्या है, ड्रॉट इफेक्टेड है। तो यानी कि नेचुरल डिजास्टर जो है आपका, वो क्या कर रहा है, कृषि को काफी हद पे प्रभावित कर रहा है। क्लियर? सिंपल ये बात लिखी गई है कि बिहार में प्राकृतिक आपदा भी कृषि के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक है, यानी कि नेचुरल डिजास्टर इज ए one of the biggest hurdle in the development of the agriculture. Is that clear? Now, कुछ आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। ये बात तो मैंने सेकंड पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर दी। अब देखिए, बिहार में 68.80 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, आउट ऑफ कितना, 94 लाख हेक्टेयर भूमि में से वो क्या है, बाढ़ से प्रभावित है। तो इमेजिन कीजिए, 68.80 बाई 94 लाख मान लीजिए। मार्क्स भी अच्छा लग रहा है नहीं, तो आप समझ लीजिए कि इतने लाख हेक्टेयर लैंड में अगर बिहार के 68.80 या 69 मान लेते हैं रफली, क्या है,
बाहर से ही प्रभावित है तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा? पिछड़ापन तो होना ही है। साथ ही साथ क्या है कि बिहार में 19 लाख हेक्टेयर भूमि क्षरण की समस्या से ग्रसित है। मुझे बताओगे इसका क्या मतलब होगा? लैंड इरोजन, इसका क्या मतलब होगा? लैंड इरोजन यानी कि 19 लाख हेक्टेयर भूमि क्या है? लैंड इरोजन से इफेक्टेड है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्लियर कट आपके नेचुरल डिजास्टर का प्रभाव आपके एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है। गर्मी के कारक सबको मालूम है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब टेक्नोलॉजी का क्या, मैंने पहले भी बताया आपको जस्ट ही कि बिहार के एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज किया जाता है। यानी कि यहाँ पे ट्रैक्टर की कम यूज किया जाता है, यहाँ पे वेयर हाउसेस कम है, आपके कोल्ड स्टोरेज की कमी है, परिवहन की सुविधा की कमी है, साथ में ड्रोन को नहीं यूज किए जाते हैं, मॉडर्न मशीनरीज नहीं यूज की जाती। तो ये सब क्या है आपके तकनीकी कारक है जिसके कारण क्या है बिहार की कृषि में पिछड़ापन देखा जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इंग्लिश वाले समझ गए, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। अब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर की बात की जाए तो कृषि के पिछड़ेपन में आपके इंस्टीट्यूशनल कार्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल फैक्टर प्रभावित करता है कृषि को, अब देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो भी आपके लैंड रिफॉर्म है, जो भी लैंड रिफॉर्म रिसर्च है आपके, या फिर एजुकेशन है, यानी कि फिर या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, वो क्या करती हैं आपके एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा है, यहाँ पे पॉलिटिकल विल की कमी है। देखिए कई सारे आपको यहाँ पे कानून दिखाई दे रहे होंगे, जैसे भूमि सुधार अधिनियम 1950, भूदान अधिनियम आपका, बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम 1956, ठीक है। इसके अलावा क्या है, भूमि अधिनियम यानी कि लैंड एक्ट, ठीक है, 1961 आदि भूमि को सुधारने के लिए ये सब लागू कराए गए। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर ये ईमानदारी से लागू है? आप ये सवाल खुद से पूछते हैं तो आपको उत्तर भी ना में ही मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये सब इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स नहीं होते तो एग्रीकल्चर में हम लोग कुछ डेवलपमेंट देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे पॉलिसीज बन रही है लेकिन लागू जमीनी स्तर पे नहीं हो पा रहा है। क्लियर? सारे हम लोगों ने कारक पढ़े, इतने सारे हम लोगों ने कारक पढ़े तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा होगा या इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो आइए बात करते हैं इफेक्ट की। तो क्या होगा, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में कमी होगी, क्योंकि हिंदी में लिखा, मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कमी होगी। अगर ऐसा होता है और ऐसा होता है तो क्या होगा, इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। और उसका क्या होगा, संकटग्रस्त प्रवास होगा, यानी कि डिस्टेंट माइग्रेशन होगा, जो कि हम लोग देखते भी हैं बिहार के केस में। क्या होता है, बिहार के लोग बिहार छोड़ के क्यों जा रहे हैं, अपना राज्य छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही डेवलप होता तो क्या होती, एक अच्छी इनकम होती, और अगर एक अच्छी इनकम होती तो क्या आपको लगता है कि बिहार वालों को बिहार छोड़ने की जरूरत होती? नहीं होती। तो ये जो माइग्रेशन है बिहार के बाहर का, वो होता नहीं होता। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिहार के जो लोग हैं वो बाहर जाके पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में या फिर आपके पश्चिम यूपी में जाके खेतों में ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर का एक पिछड़ापन है। इस स्लाइड की बात की जाए तो ये स्लाइड सीधे हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका क्या है, कंक्लूजन है, यानी कि क्रक्स है। तो अब क्रक्स की भी चाहे तो आप फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आप इस बात से एक इस बात स्पष्ट जो निकलती है कि कृषि में पिछड़ापन के कई कारण है, जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट समझा है कि कृषि में पिछड़ापन के कई कारण है, जिसमें से क्या है आपके
आर्थिक कारण भी है, संगठित कारण भी है, प्राकृतिक कारण भी है, ठीक है। और अन्य जो आपके कारक है वो सब इसमें क्या करते हैं, एग्रीकल्चर पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे कि क्या गवर्नमेंट की इतनी फेलियर है या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कोई कदम भी उठाए हैं। क्योंकि बच्चों देखो, प्रॉब्लम बताने से नहीं होगा, आपको आंसर में वे फॉरवर्ड यानी कि सोल्यूशन भी बताना है। तो सोल्यूशन में आप अपने व्यू के साथ कुछ सरकारी योजनाएं भी डालेंगे तो उससे क्या होगा, एक बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। इससे मैं कुछ सरकारी योजना आपको देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, देखिए स्लाइड में हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजना के बारे में, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला योजना जिससे आप सब फैमिलियर हो, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, जिससे वर्ष 2022-23 में के तहत राज्य में इतने लाख किसान के बीच में इतने करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, मिट्टी की जांच, सॉइल कार्ड वाला जो है, बिहार कौशल विकास मिशन मिशन, किसान चौपाल, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 योजना यहाँ पे दी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको हमेशा इन 7 8 स्कीम तो आपको कम से कम कृषि से जुड़ी हुई याद रहनी चाहिए। जैसे ही आप इन स्कीम्स का नाम लिखते हैं आपको क्या होगा, और अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। जैसे बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, ठीक है। इसके अलावा भंडारण और भंडार गृह, ठीक है, इसको भी बनवाया जा रहा है। खाद्यान्न की खरीद, उसको भी प्रमोट किया जा रहा है, क्लियर। तो ये कुछ योजनाएं हैं और कुछ स्कीम है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। अच्छा, ये मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, जो कृषि होती है यानी कि एग्रीकल्चर होता है वो किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है यहाँ पर। आई होप कि टीम आईएएस की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा हो वो आपके लिए यूजफुल और फ्रूटफुल साबित हो रहा हो, ठीक है। इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई आराम से जारी रखिए, हमारे प्रयास यही होगा कि आपके मेंस में एज फार एज पॉसिबल हम सहयोग दे सकें। इसके साथ मैं विदा लेती हूँ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हैव ए नाइस डे।